नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बदलाव। खिली खिली धूप के साथ बैठे हुए सूर्यकांत जी और उनकी पत्नी धूप में बैठे अपनी अतीत के गलियारे में चले गए और सोचने लगे कि कैसे उन्होंने एक बेटे की लालसा के लिए ढेरों संत बाबा मंदिर में जाके प्रार्थना की और खूब दान किया ताकि बुढ़ापे का सहारा आ जाए। अपनी यादों में खोए सूर्यकांत जी के पैर पर कुछ आकर गिरा तो देखा अखबार वाला अखबार फेंक के गया था। तो सूर्यकांत जी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे और पास में ही उनकी पत्नी लक्ष्मी जी सब्जियां काटने लगी। इतने में उनका पोता एक मोबाइल लेकर आया और बोला, दादाजी आप ये कैसा अखबार पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फ़ोटो भी नहीं है। ये देखिए मेरा मोबाइल, इसमें गेम है। अच्छा दिखाओ, हम भी खेल कर देखते हैं आपका गेम। अपना अखबार को एक तरफ रखते हुए सूर्यकांत जी ने कहा तो उनके पोते गोलू ने सूर्यकांत जी के हाथ पर अपना मोबाइल रख दिया। देखते ही सूर्यकांत जी बोले, गोलू ये कैसा गेम खेलते हो तुम? कुछ अच्छे गेम खेला करो। इसमें तो सब मार धाड़ है। और ये लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी ये तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, गेम तो हमारे ज़माने में भी होते थे, जैसे पज़ल गेम जिसमें दिमाग दौड़ता है और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी आपको तो एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं है? नाराज़गी भरे स्वर में कहते हुए गोलू ने अपने दादाजी के हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया और वहाँ से बाहर भाग गया। सूर्यकांत जी बड़ी हैरानी से गोलू की तरफ देखते रह गए और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के ज़माने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। लक्ष्मी जी जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हो जी? हमारा ज़माना जा चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक सूर्यकांत जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा आशीष उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया। जो सूर्यकांत जी बड़ी सुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, अब वह घर पर बैठ गए थे। कुछ दिनों तक तो आशीष उन्हें फैक्ट्री के खर्च और कमाई का पूरा हिसाब किताब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। सूर्यकांत जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर आशीष ने जवाब दिया, पिताजी आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। इस दिन से सूर्यकांत जी को लगने लगा कि इस नए ज़माने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी सूर्यकांत जी सोच विचार में ही पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए जी, बहू ने नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर लीजिए। तो सूर्यकांत जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र वहाँ पड़े हुए नाश्ते की प्लेट पर गई। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही सूर्यकांत जी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाई और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा सा बना दिया होता। ठीक है जी, यदि आपको ये नाश्ता पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए दलिया बना लाती हूँ। सूर्यकांत जी की नाराज़गी को देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, रसोई घर में जाकर अपने पति के लिए दलिया बनाने लगी। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देख उनकी बहू कोमल तुरंत रसोई घर में आई और बोली, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया ना। कोमल, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए और उनके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए, आप ये सब काम बाद में करती रहना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वो तो घर पर ही बैठे हैं। कोमल की ये बातें बाहर बैठे सूर्यकांत जी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी और इधर लक्ष्मी जी भी अपना सा मुँह लेकर रसोई से बाहर आ गई और अपने पति सूर्यकांत जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो सूर्यकांत जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे।
आज सूर्यकांत जी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनके इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वह अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों को नौकर न समझकर अपने साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। सूर्यकांत जी जब फैक्ट्री में पहुंचकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा आशीष उनकी सीट पर बैठा हुआ था। तो उसे देखकर सूर्यकांत जी चौंक गए। तभी आशीष की नज़र सूर्यकांत जी पर गई। उसने हैरानी से कहा, बाबूजी आप यहाँ? तो सूर्यकांत जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। सूर्यकांत जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीन बदलवा कर आशीष ने नई मशीन लगवा ली थी। इस बात का भी उन्हें इतना ताज्जुब नहीं हुआ जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर्स वहाँ पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? सूर्यकांत जी ने पूछा। तो आशीष ने कहा, पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीन बदलवा कर नई मशीन लगवाई है और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। ये सुनकर सूर्यकांत जी को धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में आशीष ने टोक दिया, पिताजी, अकाउंटेंट की जगह है वह, अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। इस वक्त सूर्यकांत जी का चेहरा फीका सा पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का उनका सारा उत्साह जमीन पर गिर गया। स्वयं को अपेक्षित महसूस करते हुए वो जाकर वेटिंग रूम में बैठकर कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट दिया, जिसे देख उनका बेटा आशीष गुस्सा हो गया और उस समय तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या ज़रूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, आप घर पर ही बैठिए, और यदि घर पर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल अंदाजी मत करिए। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सूर्यकांत जी और लक्ष्मी जी जड़वंत खड़े रह गए। तभी लक्ष्मी जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की। अपना काम मुझे कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए आशीष अपने कमरे में चला गया। आंसुओं से भरी आंखें लिए दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। फिर लक्ष्मी जी ने सूर्यकांत जी को तसल्ली देते हुए कहा, सुनिए जी, आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं? जाने दीजिए ना, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी थी। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए थे, लेकिन मन ही मन मैं ब्लड प्रेशर की मरीज लक्ष्मी जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाला अपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी और एक दिन ऐसा आया कि लक्ष्मी जी रात को सोई और सुबह बिस्तर से उठी ही नहीं। सूर्यकांत जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन सरिता ने उन्हें संभाला, लेकिन लक्ष्मी जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वो पहले ही अपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक लक्ष्मी जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। कोमल की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, लेकिन सूर्यकांत जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों के बाद उनकी बेटी उनका हाल चाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद ज़िंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगती। आज नाश्ते में फिर से कोमल ने मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रख दिए। वो जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके खाने पर दलिया या पोहा बनाकर देने वाली लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वो ब्रेड ही उन्होंने चुपचाप खा लिया। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। तो आशीष ने जाकर दरवाज़ा खोला और सामने अपनी बुआ जी को देखकर दंग रह गया। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर आशीष ने हैरान होते हुए कहा। बुआ जी कुछ बोलती इससे पहले ही सूर्यकांत जी बोले, हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए सरिता को यहाँ रहने के लिए बुलाया है। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब है
आखिर उनका भी परिवार है, बहू कोमल ने कहा। तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआजी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए तो थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान सूर्यकांत जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। सरिता जी अपने भाई को पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और दवाइयों के समय का भी पूरा ध्यान रखती थी। और कभी कभी बेटी भी आ जाती थी तो सूर्यकांत जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती। वे अपनी पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे, लेकिन तेज तर्रार बहू को बुआ सास का अपने घर आना नहीं सुहा रहा था। उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी थी। देखो जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगाकर रखेंगे। हर 2-4 दिन के बाद बेटी को बुला लेते हैं। और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रौब झाड़ती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सर पर ही बिठाकर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर आशीष भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी तो आशीष अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? तो सूर्यकांत जी बोले, क्या मतलब? तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी। आए दिन मेरी पत्नी पर रौब जमा कर रखती हैं बुआ जी। और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ जाता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? आशीष ने कहा। तो सूर्यकांत जी बोले, बेटा, जिम्मेदारी तो वो मेरी उठा रही है। उनके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वो तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेवारियां भी नहीं थी। बापूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप दीदी को बुलाए रखते हैं। आशीष ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी बातों ने सूर्यकांत जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वो चाहकर भी उसके आगे कुछ ना बोल सके। लेकिन एक बात अब वो समझ गए थे कि उनके बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से रहने नहीं देंगे। आए दिन कोमल कोई ना कोई झगड़ा करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते हुए वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अब दिल से ग्रसित सूर्यकांत जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आकर बैठ गए। लक्ष्मी, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे तो सहन कर पाया था। वो रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था मुझे, लेकिन उसका यहाँ रहना भी हमारे बेटे बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए सूर्यकांत जी बोले। बहन के जाने के बाद अब वो फिर से उदास रहने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी बात करने वाला नहीं था। बेटे बहू कभी भी उनके पास बैठकर बातें नहीं करते थे। जब तक उनकी बहन सरिता उनके घर पर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर दे देती थी। लेकिन बहन के जाने के बाद कोमल ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाना शुरू कर दिया। इस कारण सूर्यकांत जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने लगी तो सूर्यकांत जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। कोमल ने नाना ढंग से खिचड़ी बनाने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी सूर्यकांत जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहुत तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम ख़त्म नहीं होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइशें। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूँगी। बातें सुनाते हुए कोमल रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे सूर्यकांत जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब ये खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज़्यादा आसान था। ये तमाशा अब रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किसे? अब घर में उनके सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था, तो किसी और से क्या उम्मीद करते? सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए भगवान से बेटा मांगा था?
सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना भरम पाल लिया था मैंने। देख रही हो लक्ष्मी, हमारे प्यार और त्याग की कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। कहते हुए सूर्यकांत जी की आंखें भर आईं। घर में दम घुटने लगा था तो बाहर की ताजी हवा खाने के इरादे से सूर्यकांत जी थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचते ही उनके अपने पुराने मित्र श्यामलाल जी से मुलाकात हुई। इतना समय बाद अपने मित्र से मिलकर सूर्यकांत जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। लेकिन जब श्यामलाल जी ने सूर्यकांत जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो सूर्यकांत जी का चेहरा मुरझा गया और आंसू का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर सूर्यकांत जी ने अपने दिल का गबार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून खून पसीने की कमाई से मशीन खरीदी थी, कितने रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। श्यामलाल जी ने कहा, सूर्यकांत, ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है बल्कि हिम्मत दिखाने का है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उन्हें हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार हुआ। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके लौटे ही थे कि तभी उनकी बेटी आ गई। बेटी को देखकर सूर्यकांत जी ने कहा, कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा किया जो तुम आ गई। कहकर सूर्यकांत जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब कोमल चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई तो नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर उनकी बेटी नीलू बोली, बाबूजी, आप ये ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी कि कोमल तो सुनाने के लिए तैयार बैठी थी। वो गुस्से से बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है और मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग चाहते क्या हो कि मैं सारा दिन रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपनी बाबूजी की तो अपने घर ही ले जाओ इन्हें। कोमल की जली कटी बातें सुनकर आज सूर्यकांत जी ने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ बहू, तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरा है और मेरे ही घर में मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका? कोमल गुस्से से चिल्लाने लगी तो सूर्यकांत जी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मेरी बात को काट सके। ये बातें चल ही रही थी कि तभी आशीष घर पर आ गया और बाबूजी को अपनी पत्नी पर भड़कते देखा तो सूर्यकांत जी पर चिल्लाने लगा, बाबूजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अपने बेटे की जोरदार आवाज़ सुनकर आज बाबूजी कमज़ोर नहीं पड़े और बोले, ये बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई खट्टी करके जिस घर को खरीदा, इस घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा कर रख दिया है तुम लोगों ने। मुझे तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिनों के लिए बुला लिया। तुम लोगों ने उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज मेरी बेटी आई तो कोमल ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर में तुम मुझे निकलने को कह रही हो वह घर आज भी मेरे नाम है। इसलिए अब यदि इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम लोग हो। और बेटा, जिस फैक्ट्री पे आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री को मैं फिर से संभाल सकता हूँ। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन आत्म स्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। बाबूजी का ये रूप देखकर दोनों बेटे बहू दंग रह गए और सूर्यकांत जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे।
तो सूर्यकांत जी ने उन्हें सुधरने का एक मौका और दे दिया। अगले दिन सुबह बेटे बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज सूर्यकांत जी को नाश्ते में ब्रेड नहीं बल्कि दलिया खाने को मिला। जैसे ही सूर्यकांत जी नाश्ता करके उठे तो आशीष बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। आज सूर्यकांत जी अपनी फैक्ट्री में जाकर अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। अब बेटे बहू को अपनी औकात समझ में आ गई थी। अब वो सूर्यकांत जी की खूब सेवा पानी करने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए आप सबको राधे राधे।